ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरन पतत चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतंबया भूयसा पूर्वकायम दर्भे अर्धावलीडे श्रम विवृत मुख भ्रंशभि कीर्णवर्त्मा पश्चोदग्र प्लुतपात व्यति बहुतरम स्तोत्र वर्व्याम प्रिया। बीए पार्ट सेकंड के छात्रों को जो विज्ञान शाकुंतलम में अब तक के जो प्रथम अंक के श्लोक में पढ़ा रहा हूँ, इसमें उसी क्रम में आगे ग्रीप श्लोक है ये कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए उस हरिण का पीछा कर रहे होते हैं, तो उस हरिण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा भंग गर्दन का बार बार मुड़ना, अभिरामम बहुत ही मनोहर सुंदर, मुहु बार बार, अनुपतति पीछे पड़ रही है, चंदने रथ के, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, पश्चार्धेन पीछे की ओर, प्रविष्ट किया हुआ, शर पतन भया बाण लगने के भय से भयभीत, भूयसा बहुत अधिक, पूर्व कायम शरीर के आगे के हिस्से में, दर्भे कुश नाम के घास के द्वारा, उस घास से, अर्ध अवलीढे आधे चबाए गए, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, कीर्ण वर्त्मा व्याप्त हो गया, भर गया, पश्य देखो, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण, बड़ी बड़ी लंबी चौकड़ी मारने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, स्तोकम थोड़ा सा, उर्व्याम पृथ्वी पर, धरती पर, प्रयाति चलता है या दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि सारथी राजा दुष्यंत को उस दौड़ते हुए हरिण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि महाराज देखिए, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे के भाग में प्रविष्ट, यानी उसने अपने शरीर को इस रूप में परिवर्तित कर रखा है कि जैसे उसका पीछे का भाग भी पूरा आगे के हिस्से में ही धंसा हुआ है। ऐसी स्थिति उसकी किस कारण से हो रही है? उनकी दौड़ने की तेज गति का। और दौड़ने के कारण क्या क्या हो रहा है? दौड़ते दौड़ते मुमरक थक गया है, तो थकावट हो जाने के कारण खुले हुए मुख से, क्योंकि देखिए जैसे हम थक जाते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, हमारी सांस की गति तेज होती है, तो दौड़ते दौड़ते वो थक गया है और अब उसका मुंह बार बार खुल रहा है। तो खुले हुए मुख से गिराए गए आधे चबाए हुए कुशों के, क्योंकि उससे पूर्व वो हरिण चरने में लगा हुआ था और वो कुश घास खा रहा था, वो कुश घास, वो दर्भ उसके मुंह में भरे हुए थे, लेकिन जैसे वो दौड़ता है तो मुंह खुल जाता है, तो वो आधे चबाए हुए कुश उसके मुंह से निरंतर मार्ग में गिरते चले जा रहे हैं। उस कारण से वो सारा मार्ग, वो सारा रास्ता उसके मुंह से गिरने वाले दर्भ की घास के टुकड़ों से व्याप्त हो गया है। ऐसा वो मृग ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण, यानी अपनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, तो कैसा होता है? बहुत लंबी चौकड़ी मारकर ऊंची छलांग मारता है और उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए जमीन पर पैर टिकाता है और फिर से अपनी दूसरी चौकड़ी बढ़ाता है। तो ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर बहुत कम दौड़ रहा है। इतनी तेज गति से दौड़ रहा है वो हिरण, क्षण भर के लिए उसके पैर धरती पर टिकते हैं, उसके पश्चात तुरंत वो लंबी चौकड़ी भर के आकाश में अधिक चलता हुआ दिखता है। इस प्रकार से कवि कालिदास ने उस हरिण की
इन स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया है, और जहाँ पर स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होता है उसमें स्वभावोक्ति नाम का अलंकार होता है, जिसमें लौकिक छंदों में जो सबसे बड़ा छंद है श्रद्धरा छंद, उसका प्रयोग किया गया है। आगे पुनः एक बार वो सारथी राजा को हरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करने के पश्चात कहता है राजा से कि हे राजन, आगे जो धरती है, जो भूमि है, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है। ऐसी उस उबड़ खाबड़ भूमि आ जाने के कारण मैंने रथ का वेग थोड़ा कम कर दिया है। रथ का वेग कम कर दिए जाने के कारण ये हरण हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब जैसे ही समतल भूमि आती है, समतल भूमि के आने के पश्चात पुनः सारथी उन घोड़ों की लगाम को ढीला छोड़ देता है और कहता है कि घोड़े अब पुनः लगाम को ढीला छोड़ने के पश्चात अपनी स्वाभाविक स्थिति में दौड़ पाएंगे और वह हरण अब हमारे लिए दुष्प्राप्य नहीं होता, शीघ्र ही हम उसे पकड़ लें। और वो सारथी पहले हरण का वर्णन करता है, अब सारथी अपने दौड़ते हुए घोड़ों का वर्णन करते हुए उनकी स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करते कहता है, मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वक आया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णा आत्मोद्धते रपिरजोभिरमंगलीया दावंतमी मृग जवाक्षमयेवर। फिर राजन देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु, मुक्तेषु मुक्त कर दिए जाने पर, ढीली कर देने पर, रश्मिषु लगाम के, निरायत पूर्वक आया जिसके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया। यानी तात्पर्य कि जैसे ही घोड़ों की लगाम ढीली छोड़ दी जाती है उसके पश्चात उनके शरीरांग पूर्णतया फैल जाते हैं, विशालता को प्राप्त हो जाते हैं। और निष्कंप चामर शिखा, जिनकी कलंगी के अग्रभाग, यानी जो घोड़े हैं उनके सिर पर कलंगी लगी होती है, उन कलंगियों के अग्रभाग निश्चल, यानी बिल्कुल सीधे गतिहीन हो गए, निश्चल होने के पश्चात तो बिल्कुल सीधे खड़े दिखाई दे रहे हैं। निभृतोर्ध्व कर्णा, और जिनके दोनों कान खड़े तथा निश्चल है। ऐसे आत्मोद्धते रपि, अपने द्वारा उठाई गई रजो भी धूलियों से, धूल के कणों से अलंघनीय, जो उल्लंघनीय नहीं है, यानी जिसका अतिक्रमण नहीं किया गया, ऐसे धावंती दौड़ रहे हैं। अमी ये मृग जवाक्षम एव, उस हरिण के वेग को सहन न करने के कारण रथ्या, रथ के भूत, सारथी पहले हरिण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करके अब अपने रथ के घोड़ों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि लगाम के ढीले कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया। जैसे ही घोड़ों की लगाम ढीली छोड़ी जाती है उसके पश्चात घोड़े स्वतंत्र रूप से होकर उपस्थित होकर दौड़ने लगे और उनकी कलंगी के अग्रभाग बिल्कुल निश्चल हो गए हैं और उस गति के कारण उनके कान भी जिससे खड़े होकर निश्चल प्रतीत हो रहे हैं, तथा अपने ही खुरों से उठाई गई धूलि को भी स्पर्श न करने वाले, यानी जो उनके पैरों के से आहत होने से धूल उठ रही है वो धूल भी उनके सिर तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका स्पर्श नहीं कर पाई है। ऐसे ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है घोड़े उस जो आगे दौड़ रहा है उस मृग के वेग को सहन नहीं कर रहे हैं, इस कारण से धूलि के कण भी नीचे से उनके सिर तक नहीं पहुंचते हैं, जो बहुत ही तीव्र गति से अपने ये घोड़े दौड़ रहे हैं और ये हरिण अब हमारे लिए दुष्प्राप्य नहीं है। इस श्लोक में भी कवि ने रथ के घोड़ों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन